तो गाइस, अब तक की वीडियोस में हमने क्लास 11 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया है। आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अकाउंटिंग के, उस बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं। आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। आज की इस वीडियो से हम उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है फाइनेंशियल ईयर और एन अकाउंटिंग ईयर। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम पिछला वीडियो पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि अकाउंटिंग की मदद से हम बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है या फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो वहाँ पर अकाउंटिंग ईयर करके एक टर्म आई थी। तो आपने सोचा होगा कि क्या है ये अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। तो ये कुछ नहीं है, एक तरीके से टाइम पीरियड होता है एक अकाउंटिंग का, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे हमारा एक नॉर्मली जैसे टाइम होता है फर्स्ट जनवरी टू 31 दिसंबर। तो ये एक नॉर्मली हमारा जो टाइम पीरियड होता है कैलेंडर का, उसी तरीके से अकाउंटिंग का एक सेपरेट एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो ये 12 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, जो ये ड्यूरेशन होती है, उसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर और या फिर अकाउंटिंग ईयर। बिजनेस एंटिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस यूज्ड a standard specified duration of 12 months to analyze or check the progress, profit and loss and financial position of the business। जो बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड 12 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये 12 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है इसी को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और इसी ईयर को बिजनेस एंटिटीज़ यूज़ करती हैं एज अ देयर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं जो कि एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए। यानी एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट है रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, यूजर्स कैन बी ट्रस्ट एंड डिपेंड्स ऑन इट। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, ट्रस्टेबल होनी चाहिए। जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो जो यूज़र है वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो वो प्रॉपर उस पर ट्रस्ट कर सके, उस पर भरोसा कर सके। मतलब रिलायबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, उस पर किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, बिल्कुल रिलायबल हो, रियलिस्टिक हो। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। ओके, दूसरा है रिलेवेंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, इट कैन इन्फ्लुएंस यूजर्स डिसीजन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी ऐसी होनी चाहिए जो कि जो यूज़र है उसके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करे, उसके डिसीज़न को इम्पैक्ट करे, या फिर यूँ कहें कि उसको डिसीज़न लेने में हेल्प करे, मदद करे। दैट इज़ रिलेवेंट। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र्स। सिंपल है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र्स को ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब उनको अच्छे से समझ में आए। ऐसा ना हो कि आपने इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया कि जो यूज़र है उसको समझ ही नहीं पा रहा है, उसको एनालाइज ही नहीं कर पा रहा है। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र्स, जो भी यूज़र है उसको ईजिली समझ में आए वो। ठीक। फोर्थ है कंपैरेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी कंपेरेबल। अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम कंपेयर कर सकें। कंपैरिजन दो तरीके से करते हैं, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, दूसरा होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन वो कंपैरिजन होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन करता है। जैसे कोई ए कंपनी है और कोई बी कंपनी है,
तो ए कंपनी जब बी कंपनी से कंपैरिजन करेगी, ठीक है, जैसे ए कंपनी ने क्या किया, सपोज़ आपकी कोई कंपनी है, ठीक है। अब आप अपनी कंपनी का किसी दूसरे फर्म से किसी दूसरी कंपनी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि पिछले साल मेरे कंपनी की ग्रोथ ये थी और उस कंपनी की ग्रोथ कितनी थी, ठीक है। तो ये कंपैरिजन क्या हो जाएगा, इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जब कंपैरिजन करेगा। इंट्रा फर्म कंपैरिजन वो कंपैरिजन होगा जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन करेगा अलग अलग टाइम पीरियड से। यानी अगर वो जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, वो एक एनालाइज करेगी कि 2018 में मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इतनी थी, 2019 में ग्रोथ इतनी है, 2020 में इतनी ग्रोथ है, ठीक है। इसी तरीके से 2021 में कितनी ग्रोथ है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, एक तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड में वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ही कंपैरिजन कर रही है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर नहीं कर रहा है, वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग टाइम पीरियड से कंपेयर कर रही है। तो इस तरह के कंपैरिजन को हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। क्लियर हुआ। तो ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी ही चाहिए। ओके, क्लियर हुई बात। ओके।